Everyone, I hope you're doing well. So, in this session, we are going to cover up evaluation, tools, good test, CCE and competency based assessment. ये जो हम टॉपिक करने वाले हैं, this is the part of syllabus for EMRS. तो बेसिकली हम इन टॉपिक्स के कुछ मॉक करने वाले हैं, कुछ ये एक तरीके का मॉक टेस्ट होने वाला है, कुछ क्वेश्चंस होंगे इसमें आपके, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चंस आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके अंदर से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे मतलब आजकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चंस होने वाले हैं, राइट। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। अगर आपने पिछली कुछ वीडियोस नहीं देखी तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। A teacher observes the students applying scientific concepts correctly during a lab activity. Lab activity के दौरान बच्चा scientific concept को यूज कर रहा है, तो कौन सा इवेल्युएशन यहाँ पर हो रहा है? समेटिव तो एंड में होता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। फॉर्मेटिव यस साथ साथ होता है। डायग्नोस्टिक किसी चीज को डायग्नोस करने के लिए कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे की लर्निंग हुई है कि नहीं हुई है, या फिर प्लेसमेंट। सो अब टीचर ने ऑब्जर्व किया कि एक स्टूडेंट अपने साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को करेक्टली लगा रहा है ड्यूरिंग अ लैब एक्टिविटी, ठीक है। तो ये किस टाइप की, देखो यहाँ पे ना कुछ डायग्नोस हम कब करते हैं, तभी हम डायग्नोस करते हैं ना जब हम लोगों को लगता है कि कोई ना कोई एक्चुअली में प्रॉब्लम है, ठीक है, तभी हम डायग्नोसिस के लिए जाते हैं। बट दिस इज एक्चुअली फॉर्मेटिव, राइट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, यहाँ पर तो टीचर देख रही है कि लैब के एक्टिविटी के साथ साथ बच्चे का काम हो रहा है, राइट। ड्यूरिंग ग्रुप प्रोजेक्ट्स के दौरान द टीचर यूजेस अ चेकलिस्ट। टीचर ने अपनी एक चेकलिस्ट बनाई ऐसे, ठीक है, टू असेस कॉपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बच्चों में कॉपरेशन है या नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कौन सी इवैल्यूएशन यूज हो रही है? रेटिंग स्किल, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, रूब्रिक या फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड। देखो अगर ग्रुप प्रोजेक्ट है ना और टीचर चेकलिस्ट बना रही है कॉपरेशन के लिए, तो एक रूब्रिक्स तो नहीं बनेगा इसका कि रूब्रिक्स है, राइट। रूब्रिक्स तो किसके लिए होता है कि अगर बच्चे ने इतना आंसर लिखा, 2 लाइनर आंसर लिखा तो इतने मार्क्स मिलेंगे, उसका एग्जाम्पल भी लिखा तो इतने नंबर मिलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ अ ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। तो टीचर क्या कर रही है? ऑब्जर्व कर रही है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड टेस्ट शुड मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, राइट। एक गुड टेस्ट को क्या मेजर करना चाहिए? दिस टर्म्स रिलेट टू रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी या यूजेबिलिटी। देखो एक अच्छा टेस्ट वही होता है जो रिलायबल हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, तो ये तो नहीं होगा। वैलिड हो, यूजेबिलिटी, टेस्ट की यूजेबिलिटी आप खुद सोच के दिखाइए, देखिए। तो इट इज एक्चुअली और बेसिकली यूजेबिलिटी की जगह रिलायबिलिटी ज्यादा बेस्ट आंसर होगा इसमें, इसके अंदर, कि एक ऐसा टेस्ट जो कि रिलायबल हो, राइट, ना कि ऑब्जेक्टिविटी हो या वैलिडिटी हो, ना कि यूजेबिलिटी हो, राइट। अ टीचर मॉडिफाइज टेस्ट questions based on the learning outcomes stated in the lesson plan. This reflects which essential features of a good test. एक टीचर ने टेस्ट के क्वेश्चंस मॉडिफाई कर दिए लर्निंग आउटकम के बेसिस पर, स्टेटेड इन द लेसन प्लान्स। तो ये किस तरीके का है? कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, वैलिडिटी, रिलायबल, इजी ऑफ स्कोरिंग। तो टीचर ने जब चेंज किया, ठीक है, किसके बेसिस पे? उसकी लर्निंग आउटकम के बेसिस पे। तो ये ईज ऑफ स्कोरिंग के लिए नहीं है, ना कि ज्यादा रिलायबल हो जाएंगे हम उस पे, बल्कि उसने उसको और ज्यादा वैलिड बना दिया। किसके अकॉर्डिंगली? ऑन द बेसिस ऑफ कि उसने क्या चीजें चेकआउट करी। नेक्स्ट इज अ स्टूडेंट scores well in written exam but struggle with oral presentation. कौन सा एस्पेक्ट है सीसीई का जो हेल्प करेगा बच्चे को अच्छे से असेस करने में? कोस्कोलास्टिक, स्कोलेस्टिक, समेटिव या डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि बच्चा रिटन में अच्छा कर रहा है और ओरल में अच्छा नहीं कर रहा है, तो कोस्कोलास्टिक में तो उसकी क्या आ जाएंगी? जो कि नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है, नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज होती है। तो कौन सा सीसीई हेल्प करेगा टीचर को कि वो बेस्ट स्टूडेंट को असेस करे? सो दैट इज डायग्नोस्टिक, क्योंकि अब वो कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए उसको डायग्नोस कर रही है, राइट। सो दिस इज डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हेन अ टीचर इवैल्यूएट्स अ लर्नर प्रोग्रेस, जब एक टीचर बच्चे की प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करती है रेगुलरली और फीडबैक भी देती है इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? समेटिव, फॉर्मेटिव, एप्टीट्यूड या ग्रेडिंग? ऑब्वियसली साथ साथ चल रहा है तो इट इज गोइंग टू बी फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है ना, तो यू मे लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू रिजॉल्व द इशू as soon as possible. Next question is, the use of anecdotal record in evaluation primarily help in? anecdotal हम कब बनाते हैं? anecdotal records हम तब बनाते हैं जब हमें ये मेक श्योर करना हो कि बच्चे की ओवरऑल साल की परफॉर्मेंस कैसी है। उसके अंदर हम बच्चे की सिर्फ बुराइयां नहीं लिखते हैं, बल्कि सब कुछ इन्वॉल्व करते हैं कि बच्चे के अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। ठीक है, बच्चे ने एक टेस्ट किया, उसमें कितनी इंप्रूवमेंट हुई, या फिर क्या उसका स्कोर नीचे जा रहा है, बच्चे ने क्लास में कोई ना कोई शैतानी की, कोई नॉटीनेस दिखाई। ठीक है, तो सब डालते हैं। तो इसमें ना तो हम कंपेयर करते हैं, बट बच्चे की पर्सनल ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं। राइट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट किस पे फोकस करता है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट ना इस पे फोकस करता है कि क्या बच्चे ने जो भी सीखा वो रियल लाइफ में उसे उतार भी रहा है, ना कि कितने करेक्ट आंसर्स वो दे रहा है, फैक्ट्स को रिकॉल कर रहा है, या फिर एप्लीकेशन। ऑब्वियसली एप्लीकेशन उसने किया है कि नहीं किया। अगर आपने प्लस माइनस सीखा, तो अगर आप मनी को लेकर, ठीक है, सिंपली आपके पास 50 रुपए है, उसमें से आप 30 किसी को दे देते हो, तो कितने बच गए? 20। ये कर ही नहीं पा रहे हो, तो उस प्लस रियल लाइफ में, राइट, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो ये हो गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेटमेंट बेस्ट अलाइंस विद द गोल ऑफ सीसीई? सीसीई से कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट अलाइन करती है? एग्जामिनेशन बहुत बार कराओ, स्ट्रेस बच्चों का कम करो, इंक्रीज और साथ में कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन भी करानी है, सिलेबस कंटेंट जल्दी जल्दी ज्यादा बढ़ा दो, और या स्टैंडर्डाइज कर दो। हर बच्चे के लिए एक ही स्टैंडर्डाइज कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है। तो बेसिकली जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी बी। हमने स्ट्रेस कम करना है थ्रू कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक। द बेस्ट टूल टू असेस अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव क्या होता है? अफेक्टिव होता है जिसमें इमोशन ज्यादा आते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव क्या होता है? जिसमें थोड़ा दिमाग लगता है। ठीक है, इंटेलिजेंस यूज होती है। अच्छा, और एक और क्या होता है? साइकोमोटर, राइट। एक होता है साइकोमोटर जिसके अंदर आपकी बॉडी मूवमेंट या फिजिकल एक्टिविटी ये सब आ जाता है। ठीक है, तो इमोशंस के अगर हमने असेस इमोशंस को, उसके बिहेवियर को मेजर करना है, तो आप रिटर्न तो नहीं लोगे इमोशंस और बिहेवियर को। ठीक है, रेटिंग स्केल्स में डालोगे, ऑब्जेक्टिव स्केल्स में डालोगे। देखो, अगर हम बात करें ना किसी भी चीज को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है, तो हम किस चीज का डायग्नोस करते हैं? जो बेसिकली हमने कुछ ना कुछ लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का हमें क्या चाहिए? उस प्रॉब्लम का हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन बीमार है, ठीक है, तब उसको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? डायग्नोस करते हैं। बट यहाँ पर तो डायग्नोसिस का कुछ है ही नहीं। सो बेसिकली द करेक्ट वन विल बी द रेटिंग स्केल। ठीक है, रेटिंग स्केल के अंदर क्या होगा ना, हम रेट कर सकते हैं कि वो कितने अमाउंट तक, ठीक है, कैसे उसके बिहेवियर इश्यूज है। जैसे आपने देखा होगा, ऐसे स्माइली करके आता है, आपका दिन कैसा था, है ना, ऐसे करके, तो उसमें 1 रेट 5 में से 1 है या 2 है, उस तरीके से। सो करेक्ट आंसर विल बी रेटिंग स्केल। A teacher wants to identify learning difficulties in student which planning before remedial teaching. remedial teaching लेने से पहले देखना चाह रही है कहाँ बच्चों को दिक्कत आ रही है। वही बात हो गई, समेटिव होगा नहीं, अचीवमेंट भी नहीं होगा, एप्टीट्यूड भी नहीं होगा, क्योंकि उसे प्रॉब्लम्स देखनी है बच्चों को कहाँ आ रही है। दैट इज गोइंग टू बी डायग्नोस्टिक टेस्ट। Which of the following feature is not associated with good test? एक अच्छा टेस्ट वैलिड भी होगा, ठीक है, रिलायबल भी होगा, ठीक है, और एक अच्छा टेस्ट सब्जेक्टिव ही हो, ये जरूरी नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो। हाँ, अगर उसमें ऑब्जेक्टिविटी है, राइट, दैट इज ऑल्सो गुड, बट सब्जेक्टिविटी हो कि सारे सारे लॉन्ग क्वेश्चन हो,
तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड टेस्ट। रिलायबल होगा, वैलिड होगा, ऑब्जेक्टिविटी होगी, पर सब्जेक्टिविटी, हर टेस्ट के अंदर आप सब्जेक्टिविटी, आजकल आपने देखा होगा कि 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स में भी ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज डाले गए हैं, तो हर पेपर में एमसीक्यू में, ताकि बच्चा ओवरऑल लर्निंग कर पाए। मेन पर्पस ऑफ स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट टेस्ट क्या है? स्किल्स और एटीट्यूड्स को टेस्ट करना, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को, इमोशनल इंटेलिजेंस को या सोशल बिहेवियर को। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करिकुलम। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट फॉर्मेटिव? फॉर्मेटिव क्या होता है? जो कि आप साथ साथ ले रहे हो टेस्ट, इससे आपको पता लग रहा है कि बच्चे में कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट है, राइट, और कहाँ कहाँ पे बच्चा नीचे जा रहा है उसका ग्राफ। तो एनुअल एग्जाम रिजल्ट्स, वीकली क्लास क्विजेस, एंट्रेंस एग्जाम या फाइनल बोर्ड एग्जाम। सो ऑब्वियसली वीकली क्लास क्विजेस एंड टीचर का फीडबैक। When an evaluation aims to check whether students can apply knowledge in a new context is assessing। जब भी आप कोई भी evaluate कर रहे हो बच्चे को, जहां पे students can apply knowledge एक नई context में, उसे क्या कहेंगे? conceptual understanding, recall, competency या recognition, क्योंकि अब बच्चे ने उसको यूज किया नए कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, तो उसने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, वो अब उस चीज में कॉम्पिटेंट है बच्चा, ठीक है, वो उसको यूज कर पा रहा है, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी क्या होती है? रियल लाइफ में उसको यूज करना। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। कॉम्पिटेंसी इज द करेक्ट आंसर। टू मेक एन इवेल्युएशन फेयर एंड अनबायस्ड, एक अच्छी इवेल्युएशन, अनबायस्ड वैल्यूएशन में टीचर इंश्योर करेगी कि फिक्स ग्रेडिंग हो हर बच्चे के लिए, ऑब्जेक्टिव हो, ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया सबको पता हो, जैसे मार्किंग स्कीम आती है 10th की 12th की, ठीक है, कि बच्चे ने ये लिखा है तो आधा नंबर, तो क्राइटेरिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लो स्कोर्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एटमॉस्फेयर। तो इवैल्यूएशन जब भी आप टीचर ले रही है तो एक टीचर विल मेक श्योर कि ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया हो और ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर हो, राइट। ऑब्जेक्टिव में एक चीज और आ सकती है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो तो ज्यादा बेटर है। एक रूब्रिक ऐसे राइटिंग के लिए कैसे हेल्प करेगी? तो ऐसे राइटिंग में टीचर क्या देखेगी कि बच्चे ने वो क्या कैसे लिखी है, बच्चे ने इंट्रोडक्शन दिया है कि नहीं दिया, बच्चे ने जो बॉडी है इससे की वो लिखी है या नहीं लिखी, कंक्लूड किया है कि नहीं किया है इससे को। तो इसके बेसिस पे टीचर डिवाइड कर देगी अपने मार्क्स, जैसे 1 नंबर इसका 1 नंबर इसका। हाँ, ग्रामर तो रह गई, ग्रामर कितनी कैसी यूज किया, उसमें करेक्शन है या नहीं है, एरर्स फ्री है कि नहीं है, तो उसके बेसिस पे जैसे 1 2 3 4 5 मार्क्स का हो गया। सो ओनली द करेक्टनेस ऑफ फैक्ट्स, मल्टीपल परफॉर्मेंस एस्पेक्ट्स या स्पेलिंग एरर्स या रिकॉल। अभी मैंने आपको ये दिखाया है मल्टीपल परफॉर्मेंस एस्पेक्ट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है सिस्टमेटिकली। क्वेश्चन नंबर 19 इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन डिफर होता है ट्रेडिशनल। पहले के इवैल्यूएशन क्या होते थे? पेन पेपर टेस्ट, ठीक है, बस पेपर ले लिया काम खत्म हो गया, तो वो रोट लर्निंग पर एम्फोसाइज करते हैं। अब उन्होंने पूछा कॉम्पिटेंसी बेस्ड कैसे डिफर करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो होते हैं वो रियल लाइफ के अंदर ये चीज बताते हैं कि आपने जो भी सीखा उसे यूज किया कि नहीं किया, राइट। इग्नोर कोर्स स्कॉलिस्टिक एरियाज की, मतलब बाकी एरियाज में, जैसे आपका मैथ्स है उसको आपने कोई टेबल बनाने में यूज किया, मेजरमेंट करने में यूज किया, कारपेंटिंग में यूज किया, ठीक है, तो कोस्कोलिस्टिक अगर वो कैंसिल ही कर देगा तो फिर वो कैसे कॉम्पिटेंट बनेगा ना। तो रिलाइज ओनली ऑन एग्जाम, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट सीसीई इन एक्शन? कौन सा बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? टीचर गिव एनुअल टेस्ट, टीचर ने फीडबैक दिया हर क्लास एक्टिविटी के बाद, टीचर अनाउंसेस फाइनल ग्रेड्स, या फिर टीचर ने कंपेयर किए मार्क्स को अक्रॉस द क्लासेस। कंपैरिजन नेवर एवर अ टीचर शुड डू, ठीक है। तो अब इन तीनों में से जो बेस्ट आंसर रहेगा, यू विल लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो प्रोडक्टिव, do like, share and subscribe, because your one like, one share, one subscribe really boost me to make such videos for you. Thank you so much for watching.